नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज हम आपको खबरदार करेंगे सीधे पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से, क्योंकि खबरों के केंद्र में यही शहर, यही राज्य है इस समय। लेकिन हम सबसे पहले जरा खबरों के लेंस से देख लेते हैं। खबरदार के लेंस में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जो पहली खबर आज हम जिसका विश्लेषण करने वाले हैं वो दरअसल दीदी के टेंशन की एक्सटेंशन की है, क्योंकि आज कोलकाता शहर में ममता बनर्जी के भतीजे की जो पत्नी है उनसे पूछताछ हुई। कैसे खुद ममता बनर्जी का परिवार बीजेपी के लिए एक चुनावी हथियार बन गया है, यह हम आज आपको दिखाएंगे। बंगाल की लड़ाई में बीजेपी जो चाहती थी वो हो रहा है। भ्रष्टाचार से लेकर वंशवाद तक बीजेपी सब तरह के कारतूस फायर कर रही है। पीएम मोदी कल ही तेज हमले करके गए हैं। दूसरी तरफ टीएमसी ने हुगली में मोदी की रैली के बाद उस जगह का शुद्धिकरण कर दिया। बंगाल में पॉलिटिक्स का नया लेवल है, ये विश्लेषण की मांग करता है। इसके बाद आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम भवन में ले चलेंगे। आपको वो जगह दिखाएंगे जहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनी धुन और अपना संगीत मिला था। आपको बताएंगे कि अब कैसा है वो घर जहां रहते थे बंकिम चंद्र। ये बंगाल के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बंकिम अध्याय और उनकी राजनीतिक विरासत का विश्लेषण होगा। इसके बाद दिशा रवि की बात करेंगे। इन्हें टूल किट केस में जमानत मिल गई है। आज आपको पता होना चाहिए कि जमानत किस आधार पर हुई। कोर्ट में जमानत देते हुए ऋग्वेद के श्लोक का संदर्भ क्यों आया। एडिशनल सेशंस कोर्ट ने आज जो टिप्पणियां की हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना या टूलकिट को एडिट करना अपराध नहीं है। तमाम नागरिक सरकार पर सजग तरीके से नजर रखते हैं। असहमति होने पर उन्हें इस तरह जेल में नहीं डाल सकते। हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता अलग अलग विचारों की विरोधी नहीं है। और आज आपको भारत की उदारता वाली एयर स्पेस में ले चलेंगे। बताएंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के घमंड का जवाब पीएम मोदी ने किस उदारता से दिया है। पीएम मोदी की तरफ से किस तरह से एक बड़े दिल का परिचय दिया गया है। इमरान खान ने जब श्रीलंका जाने के लिए भारत से रास्ता मांगा तो भारत ने पिछली बातों का बदला लेने के बजाय बड़े दिल वाला फैसला लिया। यह भारत के संदर्भ में एक पॉजिटिव खबर है। लेकिन शुरुआत हम बंगाल से ही करेंगे, क्योंकि बंगाल में आज सीबीआई ने पूछताछ की है अभिषेक बनर्जी की पत्नी से, यानी ममता बनर्जी की बहू से, और उनसे पूछताछ हुई है कोयला घोटाले को लेकर। लेकिन एक तरफ रख दीजिए इस भ्रष्टाचार को और देखिए कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल एक दूसरे हथियार को इसके जरिए निकालना चाहती है, और वो हथियार है वंशवाद का। वंशवाद के हिसाब से किस तरीके से ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, ये बीजेपी अपने लिए एक बड़े मौके के तौर पर देख रही है। सुबह 11:30 बज रहे थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई। सब हैरान थे, क्योंकि आज ही सीबीआई की टीम भी इसी घर में आने वाली थी। अभिषेक की पत्नी रुचिरा से पूछताछ करने वाली थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज ही मुख्यमंत्री भी अपने भतीजे के परिवार से मिलने आएंगी और सीबीआई की टीम के आने से ठीक पहले पहुंचेंगी। बीजेपी ने जले पर नमक छिड़क। शायद उन्होंने कोई ट्रिप्स देने के लिए पहुंचे थे उधर, कारण उनको मालूम है आज सीबीआई पहुंच रहा है, इन्वेस्टिगेशन होगा, इंटरोगेशन होगा, तो उसका पहले उनका और से कुछ सलाह मशवरा दे दे, कम से कम सुविधा हो जाए। भतीजे के घर में दीदी 10 मिनट तक रुकी। बाहर निकली तो एक बच्ची भी साथ थी। ये अभिषेक और रुचिरा की बेटी है। दीदी का मैसेज क्लियर है, वो परिवार के साथ खड़ी है। वो पहले ही बोल चुकी है, रीढ़ तोड़ना आसान नहीं। दिल्लीर कोनो कोनो नेता बाঙালিদের মেরুদণ্ড কি করে ভেঙে দিতে হয় আমরা জানি। আমি বলি আসুন না একটু চেষ্টা করে দেখুন না। অনেকবার তো ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, আজও করছেন। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া অত সহজ নয়। दीदी के लिए टेंशन पहले ही कम नहीं थी। भतीजे के परिवार के घिरने से वो और फंस गई है। दीदी के निकलने के 5 मिनट बाद ही अभिषेक बनर्जी के घर पर सीबीआई की टीम पहुंच गई। उनकी पत्नी रुचिरा नरूला से सवाल होने लगे। करीब 1.5 घंटे तक रुचिरा नरूला से सीबीआई ने पूछताछ की। सवाल ये कि कोयला तस्करी के मुख्य आरोपी अनूप मांझी से उनका क्या कनेक्शन है। अनूप मांझी ने उनके खातों में रकम क्यों भेजी। आज का दिन बहुत ज्यादा अलग है, वो इसीलिए क्योंकि आज पूछताछ चल रही है।
आज सीबीआई की पूछताछ यहाँ पर चल रही है अभिषेक बनर्जी की पत्नी के साथ, और इसीलिए आज जब यहाँ पर ये चल रहा है उसमें ममता बनर्जी का अचानक यहाँ पर आकर पहुंच जाना, यहाँ पर एक दूसरा आयोजन चल रहा था जिसके लिए ममता बनर्जी निकली थी और किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो आएंगी, यहाँ पर रुकेंगी और अचानक घर के भीतर दाखिल होके उनसे मुलाकात करेंगी और कुछ देर बाद उनकी बेटी के साथ वो बाहर टहलते हुए निकलती है। यानी कि वो सीधे तौर पर ये दिखाने का प्रयास उनकी तरफ से ये हो जाता है कि वो इस संकट के समय में उनके साथ खड़ी हुई। कल 3 घंटे रुजिरा की बहन मेनका गंभीर से भी सीबीआई ने पूछताछ की थी। आज रुजिरा नरूला की बारी थी। मामला कोयला तस्करी से अवैध कमाई के लेन देन का है। आरोप यह है कि फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल करके कोयला तस्करी की अवैध रकम विदेशी खातों में जमा कराई गई थी। बैंकॉक और लंदन के विदेशी खातों की वजह से रुजिरा नरूला और उनकी बहन मेनका संदेह के घेरे में है। जिन कंपनियों के जरिए ये खेल हुआ उनमें रुजिरा की लीप्स एंड बाउंड्स मैनेजमेंट सर्विस नाम की कंपनी पर संदेह है। लीप्स एंड बाउंड्स नाम की एक कंपनी अभिषेक बनर्जी ने 2010 में शुरू की। 2012 में अभिषेक बनर्जी ने दूसरी कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की दूसरी कंपनी शुरू की। 2017 में तीसरी कंपनी शुरू हुई जिसमें अभिषेक की पत्नी रुजिरा और अभिषेक के पिता अमित बनर्जी हिस्सेदार थे। विवाद के बाद अभिषेक बनर्जी इन कंपनियों से हट गए थे, लेकिन किसे अंदाजा था कि चुनाव से ठीक पहले सीबीआई का शिकंजा कस जाएगा और भतीजे के परिवार की वजह से ममता बनर्जी की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका न्याय, सबका साथ, सबका विकास। बीजेपी तो बार बार बंगाल में बुआ और भतीजे की बात करती रही है और इसे वंशवाद के मुद्दे से जोड़कर दीदी को घेरती रही है। अब अभिषेक बनर्जी के परिवार पर सीबीआई के शिकंजे से इस मुद्दे पर बीजेपी को एक्स्ट्रा पावर मिल गई है। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয় তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি एंड टेल द नेम एंड टेल द नेम। अभिषेक के परिवार पर शिकंजे को टीएमसी बदला पॉलिटिक्स कह रही है, लेकिन अगर चुनावी गेम देखें तो चुनाव का एजेंडा ही बदलता दिख रहा है। बीजेपी ने दीदी को उस मोर्चे पर उलझा दिया है जिसमें वो उलझना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उन्हें खुद को डिफेंड करना होगा क्योंकि बीजेपी अब बुआ भतीजे और वंशवाद का मुद्दा जोर से उठाएंगी। कोलकाता से पॉल मिसा और श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब देखिए, एक तरफ बदलापुर का इल्जाम लग रहा है, लेकिन बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुक रही है। बंगाल में जो राजनीति है वो शुद्धिकरण तक पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हुगली में एक रैली की थी। अब टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे वो हुगली के उस रैली के मैदान को शुद्धिकरण करने लगे, उसका गंगा जल छिड़क कर उस पर शुद्धिकरण उन्होंने किया और कहा गया कि ममता बनर्जी बंगाल की बेटी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके खिलाफ तमाम तरह की बातें की हैं, इस वजह से वहां पर शुद्धिकरण किया जा रहा है, ये बातें बताई गई। ममता बनर्जी को कल हुगली के उसी मैदान पर रैली को संबोधित करना है। दरअसल भीड़ को लेकर, संबोधन को लेकर एक तरफ जो है वो सारा फोकस रहता है कि कितनी भीड़ जुट रही है, कितने लोग आ रहे हैं, इस तरह की चीजें, लेकिन ये शुद्धिकरण की जो राजनीति है, ये रैली के बाद शुद्धिकरण की जो बात शुरू हुई है, ये दूर तलक जाएगी। लेकिन बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव का एक मुद्दा संस्कृति और विरासत भी है, यानी कि बंगाल में कौन किसकी विरासत को अपना कह सकता है। अब राष्ट्रवाद की बात आ जाए तो वहां पर टीएमसी का कितना लेना देना होता है। अब प्रधानमंत्री जब हुगली में बोल रहे थे तो उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी की बात की, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका जो हुगली में जो उनका निवास रहा है उसका रख रखाव ठीक तरीके से नहीं किया गया है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि अपनी विरासत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अपनी संस्कृति पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हमने भी रियलिटी चेक किया है, हमने जाकर देखा है इन इलाकों को कि वहां पर किस तरह की परिस्थितियां हैं। लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री ने कहा क्या है। मुझे बताया गया है कि वंदे मातरम भवन, जहां बंकिम चंद्र जी
5 साल रहे, कहते हैं कि वो तो बहुत बुरी हालत में है। वंदे मातरम सिर्फ इन 2 शब्दों ने गुलामी की निराशा में जी रहे देश को नई चेतना से भर दिया था। ऐसे अमर गान की रचना करने वाले के स्थान को न संभाल पाना बंगाल के गौरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इस समय की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देते हैं। हम रियलिटी चेक भी दिखाएंगे, हम दिखाएंगे किस हालात में है वो सारी जगहें, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर इस समय के दे देते हैं जो कि पामेला ड्रग्स केस में हमारे सामने आ रही है। गिरफ्तारी हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश सिंह की, गिरफ्तार हो गए हैं वो। पामेला गोस्वामी ड्रग्स केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है। पूर्वी बर्धमान के गलसी से वो गिरफ्तार हुए हैं। बीजेपी नेता राकेश सिंह कोलकाता पुलिस के सामने पेश होने के लिए उन्हें कहा गया था, लेकिन पेश वो नहीं हुए थे, तो पुलिस को ईमेल करके कहा था कि मैं दिल्ली में हूं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुपम, कहा दिल्ली में हूं लेकिन गिरफ्तारी बंगाल से ही हुई है। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही पूर्वी बर्धमान के गलती इलाके से डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की टीम ने उनको इंटरसेप्ट किया, गिरफ्तार किया है। और अपेरेंटली पुलिस अभी जो बता रही है कि वो यहाँ से फरार होने की फिराक में थे, यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, संभवतः भुवनेश्वर या कहीं और जाने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस को उनकी सूचना मिली, उन्हें इंटरसेप्ट करके गिरफ्तार किया गया है। और मुख्य तौर पर उन पर जो आरोप है, पामेला गोस्वामी ने जो शुरुआत में आरोप लगाए थे कि उनको फंसाने की कोशिश की गई और इसके पीछे राकेश सिंह का हाथ है, और जो ड्रग्स उनकी कार में पाए गए वो राकेश सिंह ने ही रखवाए थे। तो इसी आधार पर उनके खिलाफ उनको पहले सुनवाई के पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। हाईकोर्ट में केस गया, लेकिन उसके बाद जब आखिरकार हाजिर नहीं हुए, पुलिस काफी समय से ही कोशिश कर रही थी उनको इंटरसेप्ट करने की। आज जबकि उनकी गिरफ्तारी से कुछ देर पहले उनके दोनों लड़कों को भी डिटेन किया गया, क्योंकि जब पुलिस दोपहर में उनके घर पहुंची थी राकेश सिंह के, तो दोनों लड़कों ने काफी बाधा पहुंचाई थी। जांच में बाधा पहुंचाने के आरोप में उनको हिरासत में लिया गया है। हालांकि अभी गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है, जबकि राकेश सिंह को इसके थोड़ी ही देर बाद पुलिस ने इंटरसेप्ट करके गिरफ्तार किया। बहुत शुक्रिया अनुपम इस पूरी जानकारी के लिए। तो राकेश सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। पामेला ड्रग्स केस जो लगातार यहाँ पर एक अहम मुद्दा बना हुआ है, लेकिन अब हम उस मुद्दे की तरफ वापस लौटते हैं जिस मुद्दे का जिक्र हम कर रहे थे, यानी कि विरासत और संस्कृति। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की विरासत को, उनकी धरोहर को क्या संजो कर रखा गया है या नहीं रखा गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आरोप लगाया कि टीएमसी ने उसे नहीं संजोया है। टीएमसी की तरफ से जवाब आया कि नहीं, हमने पूरा ख्याल रखा है। अब देखिए, एक हुगली में जगह है और दूसरी जो पुश्तैनी घर है बंकिम चंद्र चटर्जी का, वो है उत्तरी 24 परगना में। हमारे संवाददाता दोनों जगहों पर गए और वहां का हाल आपके लिए कैमरे में कैद किया है। ये रिपोर्ट देखिए। हुगली में प्रधानमंत्री ने गलत नहीं कहा था। वहीं के चुनचुरा में वंदे मातरम भवन की ये तस्वीरें सबूत है। जिस जगह पर कभी बंकिम चंद्र रहते थे, उनका क्या हाल कर दिया गया। यहाँ इस भवन की हालत कितनी खस्ता हाल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर के ऊपर जो दृश्य आप देख रहे हैं, दीवारें बिल्कुल जो रंग है वो काफ़ी पुराना दिख रहा है। छतों की हालत बेहद खस्ता हाल है और सबसे बड़ी बात है कि रख रखाव की बेहद कमी यहाँ पर नज़र आ रही है। बेतरतीब चीज़ें रखी हुई हैं, कोई भी चीज़ ढंग से यहाँ पर सही तरीके से नहीं दिखाई पड़ रही है। जबकि ये हेरिटेज भवन है और जहाँ पर वंदे मातरम की रचना का श्रेय दिया जाता है। कभी यहीं पर बंकिम चंद्र चटर्जी रहते थे, यहीं पर वंदे मातरम को संगीतबद्ध किया गया था, लेकिन बंकिम चंद्र की जगह पर उनकी विरासत से जुड़ी कोई चीज। इतना बड़ा काम जिस भवन में हुआ, जो हेरिटेज बिल्डिंग है, वो ऐसी खस्ता हालत में है जहां पर कुछ भी नहीं है। बंकिम चंद्र की स्मृति से जुड़ी हुई कोई भी चीज यहां पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। दीवारों की हालत खराब है, रंग उखड़ रहे हैं, स्विच बोर्ड की हालत खराब है। जो रख रखाव होना चाहिए था उसका 5% भी यहां पर हालत नहीं देखने को मिल रही है। सिर्फ कहने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम पर वंदे मातरम भवन है। यहाँ उनकी विरासत से जुड़ी सिर्फ एक चीज बची है, वो भी किस हाल में है ये भी देख लीजिए। जो कमरा है यहाँ पर वो रहा करते थे, आनंद मठ लिखा, उन्होंने कई और साहित्य की रचना की, लेकिन इस स्थिति में, हालत में ये है कि यहाँ पर पर्यटक आए तो उन्हें बेहद मायूसी देखने को मिलेगी। अब एक चेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस चेयर पर बैठकर बंकिम चंद्र यहाँ पर बैठा करते थे। एकमात्र अगर स्मृति शेष
इस भवन में बंकिम चंद्र का कुछ है तो ये चेयर है, लेकिन इसकी भी हालत बेहद खस्ता है। इसको रिस्टोर करने का कोई भी उपाय नहीं किया गया है। बदहाली की तस्वीरें तो अभी और बाकी हैं। वंदे मातरम रचने वाले बंकिम चंद्र की विरासत को कबाड़ खाने में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वंदे मातरम भवन के एक और कमरे की हालत मैं आपको दिखाता हूं। ये कूड़े का अंबार नजर आ रहा है, ये गंदगी का अंबार नजर आ रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से लग रहा है ये स्टोर रूम में तब्दील कर दिया गया है। पुराने खंबे, पुराने बोर्ड सब यहाँ पर पड़े हुए हैं। दीवारों की हालत में आप देख सकते हैं, यहाँ पर दीमक खाई दीवारें, स्विच बोर्ड पूरी तरह से टूटा हुआ है, मकड़ी के जाले भरे पड़े हैं। दीवारों पर रंग रोगन सालों से नहीं हुआ है, कहीं कहीं उचट भी रहा है रंग। ये स्विच बोर्ड देखिए किस खस्ता हाल में है, पूरे मकड़ी के जाले यहाँ पर भरे पड़े हैं। तो ऐसी हालत है उस वंदे मातरम भवन की जहां पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने जीवन के 5 वर्ष गुजारे। ये देखकर कि आखिरी बार 2008 में इसका रिनोवेशन हुआ था। क्या विरासतों की ऐसी अनदेखी हो? वंदे मातरम भवन में तो बंकिम चंद्र की ये तस्वीरें भी ना होती। केयरटेकर ने खुद तस्वीरें खरीद कर लगाई हैं। देखिए, ये भवन जो पहले हम लोग सोच रहे थे कि इस भवन में एक आर्ट गैलरी हो, लाइट एंड साउंड हो, या बंकिम चंद्र के समसामयिक बंकिम चंद्र की जो अभी जो है वो सब संग्रह करके यहाँ पर संग्रहालय किया जाएगा, लेकिन उस तो हुआ नहीं। ये जो आप चित्रवली देख रहे हैं, ये सब मैंने अपने रुपए खर्च करके ये लगाया है, क्योंकि जो परिदर्शक आते हैं वो बहुत निराश हो जाते हैं। बोला यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है बंकिम चंद्र को देखने के लिए। इसी बदहाली की बात तो पीएम ने हुगली में की थी, ममता सरकार की खिंचाई की थी। लेकिन टीएमसी ये कह रही है कि वंदे मातरम की रचना वंदे मातरम भवन में नहीं हुई थी। इसे बंकिम चंद्र ने नैहाटी में लिखा था, जो उनका पैतृक घर है, और उनके पैतृक घर को बंगाल सरकार ने अच्छी तरह से संभाला है। हम उत्तर 24 परगना की इस जगह पर भी पहुंचे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अब बंगाल साहित्य के दिग्गज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासत गरमाने लगी है, तृणमूल और बीजेपी के बीच में। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये कहकर तृणमूल पर निशाना साधा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो आवास है उसका ठीक तरह से देखभाल नहीं हो रहा है। वही तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार किया है ये कहते हुए कि नोईहाटी में जो उनका पैतृक आवास है उसका इतने दिनों से देखभाल पश्चिम बंगाल सरकार कर रही है। उल्टा प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए तृणमूल ने यह कहा कि जो स्पीच उन्होंने हुगली में दिया है वो गलत है और वंदे मातरम का रचना हुगली में नहीं बल्कि उनके इस पैतृक आवास नईहाटी में हुआ है। नैहाटी में बंकिम चंद्र चटर्जी का पुश्तैनी घर बहुत बड़ा है। 2 बीघा जमीन पर बने इस घर में म्यूजियम है, लाइब्रेरी है, रिसर्च सेंटर है। हमने बंकिम चंद्र का वो कमरा देखा जहां बैठकर उन्होंने वंदे मातरम की रचना की थी। इसी वजह से अब टीएमसी खुद को डिफेंड कर रही है और प्रधानमंत्री पर पलटवार भी कर रही है कि प्रधानमंत्री ने गलत बात की है। बंकिम चंद्र का पैतृक आवास सरकार ने अच्छे से संभाला है। ये था पुराना बिल्डिंग और प्रेजेंट हालत क्या है आप तो खुद ही देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने झूठ बताया। वो जो वंदे मातरम हाउस है वो भी अंडर द चुचुरा म्यूनिसिपैलिटी, उसको जो केयर टेकर है वो चुचुरा म्यूनिसिपैलिटी उसका सैलरी देता है। उसमें एक आर्ट फोरम है, हुगली चुचुरा आर्ट फोरम, हर साल वो उधर एक एग्जीबिशन होता है। 15 अगस्त उधर प्रोग्राम होता है। एवरी ईयर एवरी डे वो पब्लिक के लिए खुला है। प्रधानमंत्री आया, स्पीच दिया, लेकिन उधर जाने के लिए उसका कोई फुर्सत नहीं मिला। बंकिम चंद्र की इस विरासत को देखने बीजेपी के सांसद भी पहुंचे। उन्होंने ये बात मानी कि ये जगह वेल मेंटेन है, लेकिन इस पर और काम करना चाहिए। राष्ट्रवाद से जुड़ी विरासत को तीर्थ स्थान की तरह बनाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे स्थिति बेहतर है, मैं बोलूँगा वेल मेंटेन्ड है। और लेकिन हुगली वाला जो है, और इसमें कंट्रोवर्सी है कि कहाँ पे वंदे मातरम का जो रचना हुआ। वंदे मातरम ऐसा एक मंत्र बना बाद में जो उसने पूरे देश को जगा दिया। उस हिसाब से हम अभी भी पीछे हैं।
मुझे लगता है कि ये तीर्थ क्षेत्र जैसा एक बनना चाहिए। राष्ट्रवादी लोग जो है उनके लिए एक तीर्थ क्षेत्र होना चाहिए, लोग आने चाहिए और एक बड़ा चीज यहाँ पे होना चाहिए कि इसको हम पूरे इंडिया के टूरिज्म के मैप में इसको लेके आए। इसी जगह पर 25 फरवरी को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी की विरासत पर ये नई राजनीतिक लड़ाई है, जिसमें चुनाव से पहले बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, हुगली, आज तक। सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, ये स्वतंत्रता संग्राम का सबसे सशक्त, सबसे ताकतवर नारा था। वंदे मातरम जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं है। बहरहाल हम आपको बंकिम चंद्र चटर्जी की शख्सियत के कुछ अहम पहलू दिखाते हैं, जिससे आपको ये पूरी तस्वीर साफ होगी कि आखिर खबरों में ये इतने ज्यादा क्यों इस समय आपको नजर आ रहे हैं। बंकिम चंद्र के जिस उपन्यास आनंद मठ में ये गीत लिखा गया वो 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। उपन्यास में एक काल्पनिक हिंदू मठ की कहानी है जो मुस्लिम शासक के खिलाफ विद्रोह करता है। इस उपन्यास में भारत देश की कल्पना भारत मां के तौर पर की गई है। वंदे मातरम को 1882 में लिखा गया था, लेकिन 1905 में बंगाल को जब धार्मिक आधार पर अंग्रेज बांटने लगे तो वंदे मातरम एक जय घोष बन गया। बाद में आजादी के नारों में यह शामिल हुआ। अंग्रेज इस उपन्यास और वंदे मातरम से इतने डर गए कि उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन इसी वंदे मातरम पर धार्मिक आधार पर वोट बैंक की राजनीति भी होती रहती है। वैसे तो बंकिम चंद्र आजीवन ब्रिटिश राज में नौकरी करते रहे, लेकिन उनकी लेखनी किस तरह क्रांतिकारियों, लेखकों, विचारकों की प्रेरणा बनती रही, इसे सिर्फ इस बात से समझिए कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उनकी मैगजीन बंगदर्शन से प्रेरणा पाते थे। 1872 में जब इस मैगजीन की बंकिम चंद्र ने शुरुआत की तब गुरुदेव 11 साल के थे। 1820 के दशक के आखिरी वर्षों में मैगजीन छपना बंद हो गई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी की मृत्यु के 7 साल बाद गुरुदेव ने 1901 में बंगदर्शन को फिर से शुरू किया। बंकिम चंद्र ने बंगाल में राष्ट्रवाद को आवाज दी थी और उसे राष्ट्रीय पहचान दी थी, लेकिन आनंद मठ की पृष्ठभूमि के आधार पर उनका धार्मिक नजरिए से विरोध भी हुआ था। ऐसे में बंगाल की मौजूदा राजनीति में बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम बहुत अहम हो जाता है। वैसे बीजेपी ने बंकिम चंद्र के साथ साथ बंगाल के अन्य नायकों को याद करने में चूक नहीं की है। इन दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, खुदीराम बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जानकीनाथ बोस, इन सभी महापुरुषों का नाम प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम जितने भी नेता हैं वो सब ले रहे हैं। सीधे बंगाल से आप खबरदार देख रहे हैं। हमने बंगाल की राजनीति की बात की है, लेकिन अब जरा जो 26 जनवरी को हिंसा हुई थी और उस हिंसा के बाद जिस तरीके से एक टूल किट के जरिए साजिश फैलाने का आरोप लगाया था, हम उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत तल्ख टिप्पणियां हुई हैं। दिशा रवि को जिस तरीके से जमानत दी गई उस दौरान बहुत तल्ख टिप्पणियां हुई हैं। अदालत ने क्या क्या कहा गया है वो सारी चीजें हम आपको क्रमवार दिखाते हैं। दरअसल दिशा रवि को इस पूरे मामले में जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे लगे कि दिशा रवि अलगाववादी विचार रख रही थी। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं साबित होता कि दिशा रवि और प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के बीच कोई लिंक है। कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाना या नुकसान न पहुंचाने वाली टूलकिट का एडिटर होना अपराध नहीं है। एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने दिशा रवि को 1 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड और 1-1 लाख रुपयों के 2 श्योरिटी अमाउंट्स पर जमानत देते हुए कहा कि आरोपी का कोई आधिकारिक इतिहास नहीं है। तो दिशा रवि की गिरफ्तारी के साथ ही जो दिल्ली पुलिस ने मामलों को अंतर्राष्ट्रीय साजिश कहा था, लेकिन दिशा रवि के जमानत आदेश में दिल्ली की कोर्ट ने कहा कि टूल किट में हिंसा के लिए भड़काने की बात नहीं है। जज धर्मेंद्र राणा ने आगे कहा कि मेरे गहरे विचार में किसी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार को राह दिखाने वाले होते हैं। वो सिर्फ इसीलिए जेलों में नहीं भेजे जा सकते क्योंकि वो सरकार की नीतियों से असहमत हैं। देशद्रोह का मामला सिर्फ सरकार के टूटे गुरूर पर मरहम लगाने के लिए नहीं थोपा जा सकता। विचारों में मतभेद, असहमति, यहाँ तक कि नापसंद करना भी सरकार की नीतियों में निष्पक्षता लाने के लिए मान्य तरीके हैं। जागरूक और अपने विचारों को लेकर सजग नागरिक हों तो ये उदास और हाँ में हाँ मिलाने वाले नागरिक के मुकाबले स्वस्थ और समृद्ध लोकतंत्र की पहचान है, ये कहा गया। कोर्ट ने कहा कि 5000 साल से भी ज्यादा समय से हमारी सभ्यता अलग अलग विचारों का हमेशा सम्मान करती रही है।
अदालत ने ऋग्वेद के एक श्लोक का यहां पर संदर्भ दिया, जिसका अर्थ ये होता है कि हमारे पास चारों ओर से कल्याणकारी विचार आते हैं, उन्हें कहीं से बाधित न किया जा सके और अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हों। कोर्ट की ऐसी टिप्पणियों के बाद अब दिल्ली पुलिस पर नैतिक दबाव बढ़ना तय है और पुलिस अगर टूलकिट केस को आगे बढ़ाएगी तो किस आधार पर और किस तरह, ये देखना अहम होगा। अब जरा हम पाकिस्तान को सिर्फ आईना नहीं बल्कि पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने वाली खबर के बारे में आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री को पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल करके आगे जाने की जरूरत थी तो पाकिस्तान ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। यह हुआ छोटा दिल। लेकिन अब इमरान खान को जाना है श्रीलंका और श्रीलंका जाने के लिए उन्हें भारतीय हवाई स्पेस का इस्तेमाल करना ही होगा। भारत की ओर टकटकी लगाकर देखा गया, गुहार लगाई गई और भारत की तरफ से कह दिया गया, हाँ, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सबक है, उसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से होती है कूटनीति और कैसे निभाई जाती है दुश्मनी, जो कि हम अपने सरहदों पर निभाकर और अपनी पाकिस्तान नीतियों के जरिए उसे दिखाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया गया। याद कीजिए 19 सितंबर 2019 को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की ये ठसक, ये घमंड। याद कीजिए इमरान के विदेश मंत्री की ये अकड़, ये छोटी सोच का प्रदर्शन, ये अंदाजे बयां देखिए, इनका कतराना देखिए। शाह महमूद कुरैशी अपने बॉस इमरान खान के अड़ियल रवैये का ढिंढोरा पीट रहे थे और कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के विमान को पाकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान की कहते हैं ना कि वक्त का पहिया घूमता रहता है। तब भारत को थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस की जरूरत थी तो इमरान खान ने छोटा दिल दिखाया और अब जब इमरान खान को हिंदुस्तान के एयर स्पेस से गुजरने की जरूरत पड़ी तो भारत ने बदला लेने के बजाय बड़ा दिल दिखा दिया। कूटनीति की दुनिया में इससे बेहतर तमाचा क्या होगा। रास लिए चलते हैं कोलंबो, जहां वजीर आजम इमरान खान का दौरा श्रीलंका। कोलंबो हवाई अड्डे पर इमरान खान के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का भी एहतमाम किया गया है। तैयारा उनका प्रधानमंत्री मोदी को 19 सितंबर 2019 को हाउडी मोदी कार्यक्रम के लिए अमेरिका जाना था। तब पाकिस्तान ने इजाजत नहीं दी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 7 सितंबर 2019 को आइसलैंड, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड, इन 3 देशों के दौरे पर जाना था और तब भी पाकिस्तान ने एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी थी। आज इमरान खान को श्रीलंका पहुंचना था, उन्हें भारत की मदद की जरूरत थी। इमरान के मन में ये बात जरूर होगी कि भारत चाहे तो एयर स्पेस देने से मना कर सकता है, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए इमरान को इजाजत दे दी। बशीर बद्र का शेर है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। आज भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य तो नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के फैसले ने पाकिस्तान को शर्मसार कर दिया। चीन को श्रीलंका में मजीद सरमायाकारी करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरियादिली दिखाई, जिसके बाद इमरान खान का एयरक्राफ्ट भारतीय एरोस्पेस में दाखिल हुआ और तय वक्त पर कोलंबो पहुंचा। बिछा हुआ था, दरवाजा खुल गया है, बड़ा मुख्तसर सा वक्त है, आला सतह। शाम करीब 4:10 पर 2 घंटे का सफर तय करके जब इमरान खान श्रीलंका में 21 तोपों की सलामी ले रहे थे, तब उनके दिलो दिमाग में ये बात जरूर घूम रही होगी कि भारत हर लिहाज से बड़ा देश है, इंडिया वाले बड़े दिल वाले हैं। इमरान खान इस्लामाबाद से उड़े और हिंदुस्तान के ऊपर से उड़ते हुए कोलंबो पहुंचे। अगर भारत इजाजत नहीं देता तो इमरान खान को लंबा चक्कर लगाकर श्रीलंका पहुंचना पड़ता, वक्त भी ज्यादा लगता और कई अन्य। हम खबर की पूरी पिक्चर बताते हुए आपको ये समझाते हैं कि जो एयर स्पेस होता है, जिसकी इजाज़त हिंदुस्तान ने दी है पाकिस्तान को, इमरान खान को, वो एयर स्पेस क्या होता है तकनीकी तौर पर। आसान शब्दों में शिकागो कन्वेंशन के अनुसार संप्रभुता के सिद्धांतों से चलने वाले हर देश का अपना आसमान होता है, अपना आसमान पर अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन कन्वेंशन के आर्टिकल 1 के अनुसार अगर कोई देश मना करे तो जबरन उसकी वायु सीमा में नहीं घुस सकते। अगर वो अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत देता है तो हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने, लैंड करने की इजाजत होती है। अगर विमान किसी देश की सरकार का हो तो फिर सैन्य विमान हो, उसे वायु सीमा में घुसने से पहले राजनयिक अनुमति लेनी होती है। समुद्र की बात करें तो हर देश की जमीन से समुद्र के ऊपर 22 किलोमीटर तक का इलाका उस देश का माना जाएगा, यानी इन इलाकों में समुद्र के ऊपर उड़ान पर भी संबंधित देश से इजाजत लेनी पड़ती है, जो भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र का भी इलाका आता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक दूसरे ग्रह से आती हुई आवाज कैसी सुनाई देती है, आप रहिए खबरदार।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।